हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स का जो दूसरा लेक्चर है बच्चों, तो दूसरा लेक्चर हमने देखा जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स ये टॉपिक हमने देखा बच्चों। तो एक सिंपल छोटा सा लेक्चर था वो, तो वो अच्छे से करो, उसके बाहर का कुछ नहीं आता। इसी तरह आज भी हम एक छोटा सा लेक्चर लेंगे बच्चों, थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है अभी भी, तो इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर लेंगे। और कल जो है, कल का लेक्चर, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है बच्चों। ठीक है, तो आज तो आसान सा लेक्चर है, देखते हैं बच्चों। आज का लेक्चर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप बोल सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। बच्चों, प्रोटीन्स का जब टॉपिक हमारा चालू हुआ था तो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि प्रोटीन्स आर द हाई पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल सैकड़ों हजारों सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स लिंकअप होके बनते। जैसे एक स्टार्च मॉलिक्यूल हजारों ग्लूकोज यूनिट्स लिंकअप होके बनते हैं विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसी तरह एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है हजारों सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स लिंकअप होके। जब ये अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स लिंकअप होते हैं बच्चों, तो उस लिंकेज को हमने नाम दिया पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ये नाम हमने दिया बराबर। ऐसे सैकड़ों पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज की मदद से सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स लिंकअप होते जाते हैं और फाइनली एक बड़ा पॉलीमर प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते बच्चों, फॉर्म। तो आज हमें यही देखना है कि हाउ दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन द अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं बच्चों, देखिए क्या है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हम देखेंगे कि ग्लाइसिन जो एक अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है और एलानिन जो कि दूसरा एक अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स है, तो ये कैसे लिंकअप होते हैं, इनके बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज कैसी फॉर्म होती है और कैसे हमें एक डाइपेप्टाइड मिलता है, तो वो हम बच्चों यहाँ पे देखते हैं। ग्लाइसिन का क्या फार्मूला है बच्चों? ग्लाइसिन का फार्मूला है ये NH2 CH2 COOH। बच्चों ये ग्लाइसिन है, क्या है ये? ग्लाइसिन है, द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड फैमिली। और इस ग्लाइसिन को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एलानिन के साथ, यानी कि NH2, फिर ये CH3 और COOH, तो ये हो गया हमारा एलानिन। अब ये ग्लाइसिन और एलानिन इन दोनों में क्या है, देखो इसमें भी NH2 ग्रुप COH ग्रुप है, इसमें भी NH2 ग्रुप COH ग्रुप है। तो बच्चों जब ये ग्लाइसिन और एलानिन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, इसका एसिडिक COH ग्रुप और इसका बेसिक NH2 ग्रुप, तो इसमें से ये H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है बच्चों, और फिर ये CO ग्रुप का कार्बन और NH ग्रुप का नाइट्रोजन एक दूसरे को क्या होते हैं बच्चों, अटैच, और आपको क्या मिलेगा, NH2 CH2 CO, ये NH CH CH3 COOH, यानी ग्लाइसिन और एलानिन बच्चों इस जो CONH बॉन्ड है, इस बॉन्ड की मदद से क्या हो गए, लिंकअप हो गए। इस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं बराबर। अब कितने अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल लिंकअप हो गए बच्चों? दो, एक ग्लाइसिन और एक एलानिन। तो हम इस चेन को क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। मतलब उस पेप्टाइड चेन में जितने अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स होंगे उस पर से उसका नाम रखा जाता है। अब जैसे 2 अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। अब समझ लो, अब ये डाइपेप्टाइड में इधर भी फ्री NH2 ग्रुप है और इधर भी COH ग्रुप है, तो इधर और एक अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल लिंकअप हो सकता है, इसका OH,
और उसके नेक्स्ट ग्रुप का H निकल जाएगा, तो और एक अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल लिंकअप हो जाएगा, ये एक और यहाँ पे एक, दो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे और दो पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से तीन अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स बच्चों लिंकअप होंगे, तो इसको मैं बोलूँगा ट्राइपेप्टाइड। क्या बोलूँगा मैं उसको? ट्राइपेप्टाइड। चलो ट्राइपेप्टाइड मिली। अब यहाँ पे NH ग्रुप है, अब इधर से एक चौथा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, अब इसका H और उसका CH ग्रुप का OH, H और H निकल गए और ये लिंकअप हो गया। अब कितने? चार अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल लिंकअप हो गए विद द हेल्प ऑफ थ्री पेप्टाइड बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ थ्री पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो इसको चार अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। क्या बोलेंगे हम इसको? टेट्रापेप्टाइड। इसी तरह 5 अल्फा अमीनो एसिड में लिंकअप हो गए तो बोलेंगे पेंटापेप्टाइड, 6 रहे तो हेक्सापेप्टाइड, 7 रहे तो हेप्टापेप्टाइड, और इस तरह से चालू रहेगा। तो इस तरह सीधी सी बात है, अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स में NH2 ग्रुप और CH ग्रुप रहते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे तैयार होगा? एक अल्फा अमीनो एसिड का CH ग्रुप का OH ग्रुप और दूसरा अल्फा अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप का H, ये निकल जाते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है एक तरह से, और उसके बाद इन दो अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स में एक पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, बराबर। तो इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, और यदि दो अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स लिंकअप हुए तो डाइपेप्टाइड, तीन हुए तो ट्राइपेप्टाइड, चार हुए टेट्रापेप्टाइड, पांच पेंटापेप्टाइड, 6 हेक्सापेप्टाइड, और ऐसा बच्चों क्या रहेगा? चालू रहेगा। इन जनरल हम इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब दो है तो डाइपेप्टाइड चेन, तीन है तो ट्राइपेप्टाइड चेन। इन जनरल क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। यदि आपकी जो पेप्टाइड चेन है इसमें यदि 10 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल रहते हैं, यदि आपके पास जो पेप्टाइड चेन है उसमें यदि 10 अल्फा अमीनो एसिड यूनिट से लिंक हुए रहते हैं, तो उस पेप्टाइड चेन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ रहा? तो इफ your polypeptide chain contains more than 10 alpha amino acid units link up with each other, then that peptide chain is called as polypeptide chain। तो इस तरह से, और यदि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यदि इसमें सैकड़ों अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स लिंकअप हुए हैं, और यदि पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिफाइड मास से भी ऊपर है, उतना उससे ज़्यादा है, तो फिर हम उसको बोलते हैं बच्चों प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन बोलते हैं। तो इस तरह, लेकिन ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया कि भाई 10 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिफाइड से कम है तो पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन यदि पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा है तो कॉल इट एज प्रोटीन। अब हमने ऐसा क्लासिफिकेशन किया बच्चों, लेकिन ये क्लासिफिकेशन एकदम शार्प नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अब जैसे इंसुलिन नाम का एक प्रोटीन है, देखो उसमें 51 अल्फा अमीनो एसिड है, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस वो लिंकअप हुए रहते हैं। इंसुलिन इस प्रोटीन का काम हमारे शरीर में क्या होता है ना, शुगर लेवल को ब्लड में मेंटेन करना, बराबर, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। अब इंसुलिन में ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स नहीं है बच्चों, जस्ट 51 है। उसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है 10,000 से, लेकिन वो एक वेल डिफाइंड प्रोटीन है, वो प्रोटीन के सब फंक्शंस मतलब फॉलो करता है, इट फंक्शंस एज अ प्रोटीन। तो भले ही इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिफाइड मास से कम है, लेकिन वैसे तो हमने उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलना चाहिए, बट इट हैज़ गॉट अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इट फंक्शंस एज अ प्रोटीन। वो प्रोटीन का जो भी काम है वो सब पूरा करता है, और इसीलिए बच्चों हम बोलते हैं कि इंसुलिन को भी हम क्या समझते हैं? एक प्रोटीन ही समझते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जानकारी बच्चों मैंने आपको बताई है। अब ये जो पेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है, पेप्टाइड जो है बच्चों, तो ये क्या है? एक्चुअली दे आर द अमाइड लिंकेजेस। सेवने लिंकेजेस ये क्या है? अमाइड लिंकेजेस है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिवाइज करेंगे? ऐसे रिवाइज करेंगे कि देयर आर नियर अबाउट 20 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स. Each alpha amino acid contains acidic COH group and basic NH2 group. These alpha amino acids, they combine with each other with the help of their COH group and NH2 group. Dehydration occurs. OH group from the COH group of one alpha amino acid molecule and H atom from the NH2 group of another alpha amino acid molecule, it is lost as H2O. A new bond is formed between CO group of one alpha amino acid and NH group of another alpha amino acid, and that bond is called as peptide bond. Now, if two alpha amino acid units are present in that peptide chain, it is called as dipeptide. If 3 units are present, that is called as tripeptide. If 4 units are present, it is tetrapeptide. 5 यूनिट रहे तो पेंटापेप्टाइड, 6 यूनिट रहे तो हेक्सापेप्टाइड एटसेट्रा. केमिकली ये एक अमाइड लिंकेज है. केमिकली क्या है? एक अमाइड लिंकेज है. तो ये बच्चों हमारा हो गया. फिर हमने देखा कि यदि किसी पेप्टाइड चेन में 10 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल रहते हैं तो वी कॉल इट एज पॉलीपेप्टाइड चेन. उसके आगे यदि पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिफाइड मास से भी ज़्यादा रहता है तो फिर हम उसको बोलते हैं प्रोटीन. लेकिन ये जो मार्जिन है कि 10,000 से ऊपर रहा तो भाई प्रोटीन, 10,000 से नीचे रहा तो पॉलीपेप्टाइड चेन, ये शार्प मतलब ये नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल है. अब जैसे इंसुलिन नाम का प्रोटीन लो, जस्ट 51 अल्फा अमीनो एसिड है, मॉलिक्यूलर मास 10,000 से बहुत कम है, but it has got a well defined structure of protein, it functions as a protein. और इसीलिए हम क्या करते बच्चों कि इंसुलिन को हम प्रोटीन समझते हैं. इंसुलिन को हम क्या समझते हैं? प्रोटीन समझते हैं. तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, और इस तरह से कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो भी हमारा हो गया. चलो अब हम अगला टॉपिक देखते बच्चों, और अगला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप. बराबर है. प्रोटीन्स जो है बच्चों तो इनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने क्या किया बच्चों? प्रोटीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक को बोलते बच्चों हम फाइबरस प्रोटीन्स. क्या बोलते हैं हम इसको? फाइबरस प्रोटीन्स. और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. क्या बोलते हैं हम दूसरे को? हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. चलो, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल का शेप कैसा है? मतलब फाइबर लाइक है, लंबे धागे जैसा, या बॉल के जैसा, ग्लोब के जैसा गोल है? इस आधार पर बच्चों हमने प्रोटीन के 2 प्रकार के, एक को बोलते हैं फाइबरस प्रोटीन और एक को बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन. चलो देखते हैं फाइबरस प्रोटीन्स के बारे में. सोचिए एक कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है और उसमें ऐसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बच्चों, ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइसल्फाइड लिंकेजेस, इनकी मदद से समझ लो ये पैरेलल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो एक दूसरे को पकड़ी हुई है. तो क्या होगा? ये सब पैरेलल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेजेस के कारण एक दूसरे के साथ पकड़ी हुई जा रहती है, तो ये मिलके क्या करते? एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते, एक लंबा धागे लाइक स्ट्रक्चर बच्चों ये फॉर्म करते हैं. तो सच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स in which polypeptide chains run parallel to each other, and these parallel polypeptide chains are held together with each other with the help of
intermolecular hydrogen bonding or disulfide linkages, because of which that protein molecule gets a fiber like structure, long filament like, thin filament like structure. Such proteins are called as fibrous proteins. Such proteins are called as fibrous proteins. बच्चों, ये fibrous proteins पानी में insoluble होते हैं. These are insoluble in water. और फाइब्रस प्रोटीन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे बाल हैं, है ना, नाखून है, तो है ना, तो इनमें केराटिन नाम का प्रोटीन रहता है. केराटिन नाम का प्रोटीन रहता है इसमें, है ना, नेल्स, फिदर्स, है ना, हेयर्स, तो इनमें केराटिन नाम का प्रोटीन रहता है. अब हमारे बाल भी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, तो इसमें फाइब्रस प्रोटीन है. हमारी जो बॉडी की मसल्स होती है बच्चों, तो इन मसल्स में भी मायोसिन नाम का एक फाइब्रस ही प्रोटीन रहता है. तो इस तरह से बच्चों ध्यान में रखना कि द प्रोटीन्स विच हैव लॉन्ग थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज फाइब्रस प्रोटीन्स. इन फाइब्रस प्रोटीन्स वी ऑब्जर्व दैट large number of polypeptide chains which run parallel to each other, which are held together by intermolecular hydrogen bonding or disulfide linkages. These protein molecules get a long thin filament like structure. These are water insoluble, and examples of fibrous proteins are keratin, myosin, etc. है ना, केराटिन, मायोसिन, एटसेट्रा. तो ये हो गया. अब देखते हैं बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, समझ लो बहुत बड़ी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन क्या होता है कि वो क्या होते जाती है, वो कॉइलिंग होती जाती है, फोल्ड पे फोल्ड, फोल्ड पे फोल्ड, फोल्ड पे फोल्ड होते जाता है. और ये एक्सटेंसिव फोल्डिंग के कारण बच्चों उस पॉलीपेप्टाइड चेन को आखिरी में क्या प्राप्त होता है, ग्लोब्यूलर शेप प्राप्त होता है, अंडे जैसा. तो सच प्रोटीन्स which have globular shape due to extensive folding of polypeptide chain are called as globular proteins. तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है. ग्लोबुलर प्रोटीन जो है तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं बच्चों, पानी में डिजोल्व होते हैं. और इसके एग्जाम्पल कौन है, तो इसके एग्जाम्पल है इंसुलिन. इंसुलिन नाम का एक प्रोटीन है, फिर अल्ब्यूमिन्स भी हैं. तो इस तरह से इंसुलिन एंड अल्ब्यूमिन्स दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी. इसमें कैसा है, एक ही बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है, और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जगह 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन एट वेरियस प्लेसेस, जिससे वो सीधी नहीं रह पाती. सीधी नहीं रह पाती तो इट गेट्स ऑन फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, फोल्डिंग पे फोल्डिंग चालू रहता है ना. जसं आपल्याकडे पोरांनो समजा मांजा आहे, खूप मोठा धागा आहे, आणि तो धागा आपण फोल्डवर फोल्ड फोल्डवर फोल्ड फोल्डवर फोल्ड करत गेलो, असं हाताची मूठ घेतली आणि त्याच्यावर फोल्डवर फोल्ड करत गेलो, तर शेवटी काय होईल, त्याचं गोल बिंडल बनेल. जसं तुम्ही कटलरीमधून लोकरीचं ते बंडल आणता, ते त्याच्यामध्ये काय असते बघा, लांब लचक धागा असतो लोकरीचा, आणि तो काय केलेला असतो, फोल्डवर फोल्ड फोल्डवर फोल्ड फोल्डवर फोल्ड केलेला असतो मशीनच्या मदतीनं. तर शेवटी काय होते, तो लांब लचक धागा एका बंडलचं रूप धारण करतो जो गोलाकार असतो. वैसे ही यहाँ पे होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जगह जगह एट वेरियस प्लेसेस क्या होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिसके कारण ये पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी नहीं रह पाती, तो बेंड होती जाती है जगह 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 जगह, फोल्डिंग होती जाती है जगह जगह, और एक्सटेंसिव फोल्डिंग के कारण फिर एक ऐसा ग्लोबुलर शेप फॉर्म करता है. इसी को हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, और इंसुलिन और अल्ब्यूमिन्स ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है. ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है. सो इन दिस वे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, proteins are classified into two types, fibrous proteins and globular proteins. तो बच्चों आज इतना ही, आज दो ही टॉपिक लेने थे, मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है. तो ये दो टॉपिक हमारे बहुत अच्छे से हो गए. आप PDF फाइल नोट्स में से भी पढ़ लीजिए, और हम अगले हफ्ते
कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन पर बच्चों क्या लेने वाले हैं, टेस्ट लेने वाले हैं। तो मैं 7 दिन पहले आपको बता दे रहा हूँ। आज का कौन सा वार है, समझ लो अगले सैटरडे को, ये सैटरडे जाने दो, अगले सैटरडे को हम कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन पर क्या लेने वाले हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।